नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। तो आज मैं लेकर हाजिर हूँ एएसडी यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए जानते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का इंट्रोडक्शन। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, प्रीवियसली नोन एज pervasive development disorder, is a lifelong condition that is characterized by impairment in communication, social interaction and responsiveness। मतलब जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इससे पहले परवेजिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता था। एक आजीवन या लाइफ लॉन्ग कंडीशन हम कह सकते हैं। मतलब ये हमेशा चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। इसकी जो स्थिति है उसमें कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा लैक होता है, कम होता है। सोशल इंटरेक्शन बच्चा नहीं कर पाता है, लोगों से मिलजुल नहीं पाता, वो अपने में ही लीन रहता है। और किसी भी प्रकार की जवाबदेही में हानि की विशेषताएं हैं जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंतर्गत आती हैं। द ऑनसेट इज ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड। जो ऑटिज्म होता है वो हमेशा शुरुआती बचपन के दौरान स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। द चाइल्ड में शो डिलेड डेवलपमेंट अप टू द एज ऑफ 2 years। बच्चा 2 साल की उम्र तक विलंबित विकास दिखा सकता है। मतलब जो डेवलपमेंट माइलस्टोन होते हैं, जो विकासात्मक अवस्थाएं होती हैं बच्चे की एज के अनुसार, जैसे मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिले लगने लगता है, शो होने लगता है डिले। मोस्ट स्पेसिफिक साइन ऑफ ऑटिज्म ड्यूरिंग 2 और 3 year ऑफ एज। 2 या 3 साल की उम्र के दौरान ऑटिज्म के सबसे विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। जब बच्चा 2 या 3 साल का होता है उस दौरान ऑटिज्म के सबसे विशिष्ट लक्षण दिखाई देने लगते हैं। Some children with autism may develop normally until toddlerhood or when they stop acquiring or lose previously gained skills। कुछ बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल डेवलपमेंट उनमें होता है, लेकिन कुछ समय के बाद जो बच्चे होते हैं वो पहले से जो प्राप्त कौशल होते हैं वो बंद कर देते हैं या फिर खो देते हैं। तो उनमें भी ये होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ बच्चे में जो कौशल होता है वो प्राप्त करना बंद कर देते हैं या फिर उनसे वो चीज छूट जाती है। नेक्स्ट हम जानते हैं ऑटिज्म की फुल फॉर्म। ए फॉर ऑलवेज यानी कि हमेशा, यू फॉर यूनिक यानी कि अनूठा, टी फॉर टोटली यानी कि बिल्कुल, आई फॉर इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता, एस फॉर समटाइम यानी कि कभी कभी, एम फॉर मिस्टीरियस। मतलब जो अगर हम बात करें ऑटिज्म की तो हमेशा यूनिक होते हैं, ऐसे बच्चे हमेशा यूनिक होते हैं, टोटली इंटेलिजेंस होते हैं, लेकिन समटाइम बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं, बहुत ज्यादा रहस्यमयी होते हैं, कभी हंसते हैं तो कभी शांत हो जाते हैं, अपने आप में हमेशा लीन रहते हैं। अर्ली साइन ऑफ ऑटिज्म इन बेबीज एंड टोडलर 0 to 18 month। जो अर्ली साइन है ऑटिज्म बेबीज की या टोडलर की उसके बारे में जानते हैं। 0 to 18 month, तो इसमें इनएबिलिटी और रिलेट टू चिल्ड्रेन और एडल्ट। मतलब बच्चों को जो भी टोडलर होते हैं या सॉरी जो एडल्ट होते हैं उनसे रिलेशन बनाने में हमेशा दिक्कत होती है या असमर्थता होती है, वो उनसे रिलेशन बिल्डअप नहीं कर पाते हैं। दूसरी जो चीज है पुअर स्पीच और लैक ऑफ स्पीच। मतलब जो इनकी स्पीच होती है या तो बहुत ज्यादा वीक होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, सही तरीके से ये स्पीच का उपयोग नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट जो है इन अप्रोप्रिएट लाफ्टर और क्राइम। इनका जो हंसना और रोना है बहुत ज्यादा इन अप्रोप्रिएट होता है, कभी ये हंसने लगते हैं और कभी रोने लगते हैं एकदम से। नेक्स्ट जो है ओवर सेंसिटिव और अंडर सेंसिटिव टू साउंड। मतलब जो साउंड है उसके साथ कभी ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं और कभी बहुत ज्यादा अंडर सेंसिटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है इन अप्रोप्रिएट प्लेइंग विथ टॉय। मतलब खिलौनों के साथ खेलते हैं बट वो इन अप्रोप्रिएट तरीके से खेलते हैं, इनको ये चीज नहीं समझ में आती कि कैसे खेलना है, तो ये इन अप्रोप्रिएट तरीका भी अपना लेते हैं खेलने के लिए। नेक्स्ट डिफिकल्टी डीलिंग विथ चेंज इन रूटीन। मतलब इनको जो रोजमर्रा की लाइफ में कपड़े बदलने या कपड़े पहनने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
अंडर सेंसिटिव और ओवर सेंसिटिव टू टच, मतलब अगर कोई टच टच करता है तो बहुत ज्यादा अंडर सेंसिटिव या ओवर सेंसिटिव हो जाता है, इनको बिल्कुल भी किसी का छूना पसंद नहीं आता है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सोशल डिफिकल्टीज इन ऑटिज्म, जो ऑटिज्म की साइन और सिम्टम्स होते हैं, उनकी जो सोशल डिफिकल्टीज होती है वो क्या होती है, तो उसके बारे में जानते हैं। जो पहली डिफिकल्टी होती है वो अपीयर डिसइंटरेस्ट और अनअवेयर ऑफ अदर पीपल और व्हाट गोइंग ऑन अराउंड देम, उनको वो अनअवेयर होते हैं, जो उनके आसपास के जो पीपल होते हैं उनको ये नहीं समझ में आता है कि उनके आसपास क्या चल रहा है। दूसरा जो है डजेंट नो हाउ टू कनेक्ट विथ अदर प्ले और मेक फ्रेंड, उनको ये नहीं पता होता है कि वो किसी के साथ कैसे कनेक्ट करें, कैसे प्ले करें या फिर कैसे फ्रेंड बनाते हैं, ये सारी चीजें उनको नहीं आती है। दूसरी जो चीज है प्रीफर नॉट टू बी टच्ड हेल्ड और कडल्ड, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है किसी को टच करना, किसी को पकड़ना और किसी का कडल्ड करना। नेक्स्ट जो है डजंट प्ले प्रीटेंड गेम, engage in group game, imitate other और use toys in creative way, मतलब वो बिल्कुल भी किसी के साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं, ना ग्रुप के साथ एंगेज होना नहीं पसंद करते हैं, दूसरों के साथ रहना नहीं पसंद करते हैं, या फिर जो भी खिलौने होते हैं उनको क्रिएटिव वे से खेलना नहीं पसंद करते हैं। नेक्स्ट जो है हैज ट्रबल अंडरस्टैंडिंग और टॉकिंग अबाउट फीलिंग, वो किसी पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो किसी को समझ नहीं पाते हैं या फिर किसी की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट जो है डजेंट सीम टू हियर व्हेन अदर टॉक टू हिम और हर, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं और ना किसी से बात करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट डजंट शेयर इंटरेस्ट एंड अचीवमेंट्स विथ अदर, मतलब वो किसी के साथ अपनी उपलब्धि शेयर नहीं करते हैं, ना इंटरेस्ट शेयर करते हैं, चाहे उनकी ड्राइंग हो या टॉयज हो, वो किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो है बेसिक social interaction can be difficult for children with autism spectrum disorder. Uh, Many kinds of autism spectrum seem to prefer to live in their own world, alone, alone and detached from other. मतलब उनका जो उनको सोशल इंटरेक्शन में जो बेसिक सोशल इंटरेक्शन होती है, जो आम लोगों से थोड़ा बहुत मिलते जुलते हैं, उनको वो भी पसंद नहीं होता, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे होते हैं। ये अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले सारी चीजें करना पसंद करते हैं, इन्हें किसी से मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। अब देखते हैं जो ऑटिज्म की डेफिनेशन है वो क्या है। तो ऑटिज्म रिफर टू अ कंडीशन वेयर द पर्सन लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सोशल इंटरेक्शन result in isolation. The term spectrum in autism spectrum disorder refer to the wide range of symptoms and severity. जो ऑटिज्म होता है एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां व्यक्ति के पास कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है या फिर सामाजिक बातचीत की कमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें अलगाव होता है, और अलगाव के कारण जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार में स्पेक्ट्रम है शब्द लक्षणों और गंभीरता की विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है। मतलब जो भी अगर हम गंभीरता की बात करें, स्पेक्ट्रम के मतलब की बात करें तो बहुत ही ज्यादा गंभीरता की बात है। ऑटिज्म के जितने भी बच्चे होते हैं, ऑटिज्म जिनको भी होता है, उनके पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसकी कमी होती है, वो किसी से सोशल इंटरेक्शन नहीं करना चाहते, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो ASD यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को संदर्भित करते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं कि ऑटिज्म के रिस्क फैक्टर क्या हैं। रिस्क फैक्टर जो होते हैं जेनेटिक होते हैं। पहला तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, यानी कि जेनेटिक्स जो मोनोजाइगोटिक की बात करें तो जुड़वा और पहली डिग्री रिलेटिव्स होते हैं। मतलब कभी कभी ट्विंस को होता है और उसकी वजह से ट्विंस बच्चों में होता है तो एक बच्चे को होता है तो दूसरे को हो सकता है, या फिर हम बात करें किसी पीढ़ी में जेनेटिक है तो जनरेशन में होती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन, मेडिकेशन और कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हम बात करें तो अगर जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो उसमें वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, मेडिकेशन और कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रीनेटल एक्सपोजर टू वॉल्पोरिक
एसिड, वोल्पेरिक एसिड के लिए प्रसव पूर्व जोखिम, जो भी मतलब वोल्पेरिक एसिड होता है जो प्रीनेटल में होता है, उसकी वजह से भी ऑटिज्म होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है फैमिली हिस्ट्री ऑफ एएसडी, मतलब जो पारिवारिक इतिहास होता है एएसडी का, उसकी वजह से भी होता है। नेक्स्ट, मोर कॉमन एमंग बॉयज, लड़कों में अधिक आम है, मतलब लड़कों में ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, प्री टर्म बेबीज, प्री टर्म बेबीज में भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्लिनिकल फीचर ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं या नैदानिक तत्व या उनकी बात करें तो क्या होते हैं वो जानते हैं। तो पहला जो होता है पुअर सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं उनमें पुअर सोशल कम्युनिकेशन होता है, सामाजिक बातचीत या लोगों से बातचीत करना उन्हें कम पसंद होता है, उसकी स्किल्स बहुत ज्यादा कम होती है और सोशल इंटरेक्शन नहीं होता है। यूजली क्वाइट एंड अलोन, ये खुद अकेले, आमतौर पर शांत और अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं होता है इनको, और अकेले रहना पसंद होता है। लैक सोशल रिस्प्रोसिटी, सामाजिक पारस्परिकता की कमी, जो सोशल रिलेशनशिप की बात करें अगर तो सोशल रिलेशनशिप जो बनती है वो इनको बिल्कुल भी बनाना पसंद नहीं है, बिल्कुल किसी के साथ मिलने जुलने का शौक नहीं होता है। तो बहुत ही ज्यादा, जैसे फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करा कि यूजली क्वाइट एंड अलोन, चुप और अकेले रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ये। लॉस्ट इन देयर ओन वर्ल्ड, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, किसी और से मतलब नहीं होता है, आसपास क्या हो रहा है क्या चल रहा है इसे बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है, ये अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, अपनी ही धुन में खोए रहते हैं। reduced आई कांटेक्ट एंड लैक फेशियल एक्सप्रेशन, इसमें इनका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है और आई कांटेक्ट भी किसी से नहीं करते हैं, जैसे आम तौर पर बातचीत करते समय लोग आई कांटेक्ट करते हैं, इनका आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा कम होता है। और लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो उसके अनुसार हम फेशियल एक्सप्रेशन दिखाते हैं, लेकिन अगर हम ऑटिज्म बच्चों की बात करें तो उनमें बहुत ही ज्यादा लैक ऑफ या रिड्यूस आई कांटेक्ट होता है, लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन होता है। लैक ऑफ रिस्पॉन्स ऑन देयर नेम, उनके वो अपने नाम पर प्रतिक्रिया भी बहुत ज्यादा कम करते हैं, कोई उन्हें बुलाता रहता है और वो चुपचाप खड़े रहते हैं, वो किसी की बात पर प्रतिक्रिया करना पसंद नहीं करते। डज नॉट एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशन, अपने भावनाओं को और जो उनकी फीलिंग्स होती हैं, इमोशन होते हैं, वो बिल्कुल भी किसी से एक्सप्रेस करना पसंद नहीं करते हैं या कर नहीं पाते हैं, दोनों चीजें होती हैं। अपेयर अनअवेयर ऑफ देयर फीलिंग, दूसरों की भावनाओं से अनजान दिखाई देते हैं, दूसरे रो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है उनके आसपास, वो बिल्कुल भी उन भावनाओं से अनजान दिखाई देते हैं, वो चुपचाप अपने आप में लीन रहते हैं, अपने आप में मगन रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो पुअर सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, एबनॉर्मल टोन एंड रिदम, असामान्य स्वर और लय, मतलब इनका जो टोन होता है और रिदम होता है बहुत ही ज्यादा असामान्य होता है, सिंगिंग और रोबोट लाइक वॉइस, मतलब इनका जो गायन या फिर हम कह सकते हैं सिंगिंग की जो वॉइस होती है वो रोबोट जैसी होती है, तो रिदम बिल्कुल भी नहीं होता है, रिदम की कमी होती है और टोन भी एबनॉर्मल होता है। फेल्स टू रिस्पॉन्ड एंड अपेयर्स नॉट टू हियर यू, जवाब देने में विफल और आपको सुनने के लिए नहीं दिखाई देता, मतलब कुछ भी पूछो तो वो ऐसा मतलब ऐसा रिएक्ट करते हैं कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते किसी की भी बात पे या किसी भी बात की कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। रेजिस्ट कडलिंग एंड होल्डिंग, गले लगाना और पकड़ना बहुत ही ज्यादा उनका विरोध करते हैं, अगर कोई उन्हें पकड़ता है या फिर हक करता है या फिर गले लगाता है तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है इनको। प्रीफर सोलेटरी एक्टिविटी एंड प्ले अलोन, एकांत गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, मतलब जो भी आइसोलेशन वाली चीजें होती हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले ही खेलते रहते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है उसमें भी अकेले ही रहना पसंद करते हैं, वो किसी और को शामिल करना नहीं चाहते। नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू स्टार्ट और सस्टेन द कम्युनिकेशन, संचार शुरू करने या बनाए रखने में असमर्थता, वो अपनी बात शुरू भी नहीं कर पाते हैं और अगर
शुरू कर भी लेते हैं किसी वजह से, तो उसको बनाए रखने के लिए, या फिर अगर हम बोलें कि थोड़ी देर वो किसी से बातचीत कर सके, तो नहीं कर पाते हैं वो, शुरू नहीं करते हैं, या तो फिर अगर करते भी हैं तो थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद एकदम शांत। इनएबिलिटी टू यूज और अंडरस्टैंड सोशल क्यूज, जो सामाजिक संकेतों का उपयोग करने या समझने में असमर्थता उनको होती है। मतलब जो सोशल क्यूज होते हैं उनको समझने में इनएबिलिटी होती है, और उनको यूज करने में भी इनएबिलिटी होती है, समझने में भी इनएबिलिटी होती है। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज, मतलब जो पैटर्न होता है उनके बिहेवियर का वो बार बार रिपीट होता रहता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है। इंटरेस्ट और एक्टिविटी जो होती है वो रिपीटेटेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर पर आधारित होती है। तो रिपीटेटेड मूवमेंट सच एज स्पाइनिंग, रॉकिंग एंड हैंड फ्लैपिंग, दोहराए जाने वाले मूवमेंट जैसे कि घूमना, हिलाना या हाथ पकड़ना, बस यही चीजें करते हैं। जो भी मूवमेंट होते हैं उसको बार बार दोहराते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बॉडी हिलती रहती है, हाथ हैंड फ्लैपिंग करते रहते हैं, मतलब हाथ हिलाते रहते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी करते रहते हैं। गेट डिस्टर्ब विथ चेंज इन रूटीन और इन्वायरमेंट, दिनचर्या या वातावरण में बदलाव से परेशान हो जाते हैं। अगर कुछ भी चेंजेस कर दी जाए इनकी दैनिक दिनचर्या में, गतिविधि में, तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड फील करते हैं, मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है इनको चेंज। इनडिफरेंट टू पेन एंड टेम्परेचर, दर्द और तापमान के प्रति उदासीन, अगर जरा भी दर्द होता है या फिर टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, तो उसके प्रति उदासीनता दिखाई देती, बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं पेन को लेकर, टेम्परेचर को लेकर। फिक्सेशन टू एन ऑब्जेक्ट, टॉय और एक्टिविटी, किसी वस्तु, खिलौने या गतिविधि का निर्धारण, किसी चीज ऑब्जेक्ट को फिक्स करते रहते हैं बार बार, टॉयज के साथ एक्टिविटी करते हैं और उसी में लीन रहते हैं। हैज स्पेसिफिक फूड प्रेफरेंस, विशिष्ट खाद्य प्राथमिकताएं, मतलब जो स्पेसिफिक फूड होती है उसका प्रेफरेंस होता है, मतलब वो चीजें पसंद होती हैं अक्सर। प्रॉब्लम्स विद कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, समन्वित मूवमेंट के साथ समस्या, कुछ मूवमेंट होते हैं जो कोऑर्डिनेट करने वाले होते हैं, फॉर एग्जांपल आई हैंड कोऑर्डिनेशन की बात करें, या फिर और भी कोऑर्डिनेशन की बात, बॉडी बैलेंस की बात करें, तो इनमें भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मैनेजमेंट, एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम, किस तरीके से हम जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चे हैं उनका किस तरीके से एजुकेशनल मैनेजमेंट कर सकते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो ऑटिज्म कैन नॉट बी क्योर्ड, so the goal is to help a person gain skills and improve day life, including school, work, relationship, etc. मतलब जो ऑटिज्म है उनको ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए जो लक्ष्य होते हैं किसी व्यक्ति को कौशल हासिल करने में मदद करना और स्कूल, काम, रिश्तों आदि सहित दैनिक जीवन में सुधार करना। मतलब अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें तो डिसेबिलिटी को हम कम नहीं कर सकते, बीमारी को कम कर सकते हैं, लेकिन हम अगर अक्षमता की बात करें या डिसेबिलिटी की बात करें तो उसको हम कम नहीं कर सकते। तो उसमें हम जो गतिविधि होती है या फिर उसमें हम बच्चों को कौशल सिखा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं कि वो अपनी मदद करना खुद जाने। तो उन्हें हम कौशल हासिल करने में मदद कर सकते हैं, जैसे स्कूलिंग उनकी सही करवा सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, वर्क एबिलिटी सिखा सकते हैं, रिलेशनशिप बनाना सिखा सकते हैं, या दैनिक दिनचर्या जो डेली लिविंग वाली थिंग होती हैं, चीजें होती हैं, वो सिखा सकते हैं ताकि उनके जीवन में सुधार हो सके। तो सबसे पहला जो अगर हम बात करें तो इंडिविजुअलाइज्ड केयर, जो बच्चों का व्यक्तिगत केयर होता है, उसमें हम ये सिखा सकते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट में, एवरी पर्सन विद एन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हैज डिफिकल्ट डिफरेंट नीड, मतलब जितने भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होते हैं या उनके जो उनसे ग्रसित लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी अलग अलग जरूरतें होती हैं। जैसे हम नॉर्मल वे में भी बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंस हर व्यक्ति में होता है, और सबकी हर चीज मतलब चाहे नीड हो, चाहे दिनचर्या हो, चाहे सोशल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, सारी चीजें अलग होती हैं। तो उसी तरीके से जो एएसटी से ग्रसित बच्चे होते हैं उनकी भी अलग अलग जरूरतें होती हैं।
अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो एबीए भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और एबीए का फुल फॉर्म होता है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। एबीए इज अ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेनिंग द फैक्टर ऑन टीचिंग पर्टिकुलर स्किल्स एंड बिहेवियर सच एज एवरी टास्क स्पेसिफिकली डेवलप फॉर ऑटिज्म। मतलब अगर हम एबीए की बात करते हैं तो रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण की एक प्रणाली है जो विशेष कौशल और व्यवहार सिखाने पर केंद्रित है, जैसा कि ऑटिज्म के लिए एक विशेष रूप से विकसित रोजमर्रा के कार्य। अगर हम एबीए की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि एक रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेनिंग होती है जिसमें टीचर फोकस करता है, मतलब जो स्किल्स होती हैं बच्चे की, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस मतलब स्किल्स होती है उसके बिहेवियर को, जो एवरीडे टास्क करते हैं बच्चे उसको डेवलप करने का काम किया जाता है इसमें। नेक्स्ट बात करें तो सोशल स्किल ट्रेनिंग। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि बच्चा समाज से जुड़ पाए, लोगों से बातचीत कर पाए। तो जो सोशल स्किल्स ट्रेनिंग होती है इसमें है द चाइल्ड कैन बी ट्रेन्ड हाउ टू इंटरेक्ट अप्रोप्रिएटली बाय शेयरिंग, कोलैबोरेटिंग, टेकिंग टर्न, आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन, यूजली इन ग्रुप सिचुएशन। हम इसमें क्या कर सकते हैं, बच्चे को सोशल स्किल्स ट्रेनिंग दे सकते हैं। और जब सोशल स्किल्स ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसमें बच्चों को हाउ टू इंटरेक्ट अप्रोप्रिएटली, किस तरीके से हम वो इंटरेक्ट करना अप्रोप्रिएटली सीखेंगे वो हम सिखाते हैं। किस तरीके से वो शेयरिंग करना सीखते हैं, कोलैबोरेटिंग सीखते हैं, टेकिंग टर्न सीखते हैं, ये सारी चीजें हम सिखा सकते हैं। क्वेश्चन पूछना, ग्रुप की सिचुएशन में जो भी चीजें होती हैं वो सिखा सकते हैं। तो इसमें बच्चे को प्रशिक्षित किया जाता है कि किस तरीके से शेयरिंग करें, यानी कि साझा करने, सहयोग करने, बारी बारी से प्रश्न पूछने और उत्तर देने, अ, उचित रूप से बातचीत कैसे करें। तो हम बच्चे को सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग दे सकते हैं इस तरीके से। स्पीच थेरेपी, स्पीच थेरेपी दे सकते हैं। स्पीच थेरेपी में इंक्लूड कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल, एंड फोकस ऑफ स्पीच प्रैग्मेटिक, द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इन अ सोशल सेटिंग। मतलब स्पीच थेरेपी हम सिखा सकते हैं, और स्पीच थेरेपी जो होती है उसमें इंक्लूड होता है कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग। इसमें किस तरीके से बच्चे को दूसरों से बातचीत करना आना चाहिए, तो उसका प्रशिक्षण भी दे सकते हैं, चाहे वो वर्बल तरीका हो या नॉन वर्बल, मौखिक या अमौखिक, दोनों तरीकों से कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा सकती है। एंड फोकस ऑन स्पीच प्रैग्मेटिक, मतलब स्पीच के अर्थ क्रिया विज्ञान पर भी फोकस किया जा सकता है, जैसे जिसमें बच्चा सोशल सेटिंग में किस तरीके से लैंग्वेज को यूज करने की एबिलिटी बच्चे को सिखाई जाती है, वो भी हम सिखाएंगे कि बच्चा समाज के लोगों से जुड़ सके, उनसे बातचीत कर सके। मतलब जो भाषण चिकित्सा होती है, या फिर हम स्पीच थेरेपी की बात करें, उसमें संचार कौशल प्रशिक्षण, मौखिक और गैर मौखिक शामिल हो सकते हैं। और भाषण स्पीच प्रैग्मेटिक में सामाजिक सेटिंग में भाषा का उपयोग करने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। तो हम स्पीच थेरेपी के जरिए कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग दे सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्ले थेरेपी। अब प्ले थेरेपी में क्या होता है वो जानते हैं। ऑटिज्म चिल्ड्रन प्रीफर प्लेइंग अलोन, मतलब जो ऑटिज्म का चिल्ड्रन बच्चा होता है वो हमेशा अकेले खेलना प्रेफर करता है या अकेले खेलना पसंद करता है। प्ले थेरेपी कैन हेल्प देम कनेक्ट विथ अदर पीपल, बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट, ड्यूरिंग द प्ले एक्टिविटी। जो प्ले थेरेपी होता है वो जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको बच्चों के साथ और एडल्ट को बच्चों के साथ खेलने की एक्टिविटी में कनेक्ट कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड इमोशनल स्किल्स। इसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो बढ़ती है, सोशल स्किल्स होती है वो बढ़ती है, और जो इमोशनल स्किल्स होती है वो भी अच्छे से डेवलप होती है, और उसमें सुधार कर सकते हैं। मतलब जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ये हमेशा क्या करते हैं, अकेले खेलना पसंद करते हैं। प्ले थेरेपी उन्हें खेल गतिविधियों के दौरान बच्चों और वयस्कों दोनों के साथ जुड़ने में मदद कर सकती है। इनमें जितना ज्यादा ये लोगों के साथ खेल ना पसंद करते हैं, लोगों के जितना ज्यादा खेल करना पसंद करते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, और जब उनसे कनेक्ट होते हैं
तो कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है। कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है तो वो लोगों से मिलना जुलना ज्यादा पसंद करते हैं और अपने इमोशन को लोगों से शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों के जो भी कौशल हैं उनको सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है फैमिली एजुकेशन एंड काउंसलिंग। फैमिली एंड एजुकेशन एंड काउंसलिंग किस तरीके से कर सकते हैं? लर्न एज मच एज पॉसिबल अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जितना ज्यादा संभव हो सके उतना ज्यादा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में जानना चाहिए, ताकि वो बहुत ज्यादा इससे अवेयरनेस बढ़ती है। प्रोवाइड कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर एंड रूटीन, मतलब एक ऐसा कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए दैनिक दिनचर्या के लिए, ताकि बच्चा उसके आधार पर दैनिक दिनचर्या के जो स्किल्स हैं वो सीख सके। कनेक्ट विथ अदर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म, मतलब जो ऑटिज्म के पेरेंट्स और जो अदर होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। तो हमेशा क्या करना चाहिए, उनसे जो भी जिनके भी बच्चे को ऑटिज्म है उनको आपस में कनेक्ट करवाना चाहिए, ताकि जो वो चीजें कर रहे हैं या जो उनको उन्होंने इंटरवेंशन किया है या जो उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई है वो दूसरे पेरेंट्स भी अपना सकें। तो इसलिए एक दूसरे को आपस में जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट, सीक प्रोफेशनल हेल्प फॉर स्पेसिफिक कंसर्न। अगर ज्यादा किसी बात की चिंता है तो हमेशा प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए। टेक टाइम फॉर योर सेल्फ एंड अदर फैमिली मेंबर। अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए समय निकालें। हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी होता है फैमिली फैमिली मेंबर का टाइम। अगर फैमिली मेंबर का टाइम मिलता है तो जो काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें कौन समझता है? परिवार या फैमिली मेंबर ही समझते हैं। तो अगर वो हमारी मदद करते हैं या फिर किसी ऐसे बच्चे की मदद करते हैं, बच्चा अपनी फैमिली से ज्यादा कनेक्ट होता है, तो उसे इतनी ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो दैनिक दिनचर्या को अच्छे से सीख पाएगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपकी जो भी क्वेरीज है उसके बारे में भी बताएं मुझे कि क्या कंफ्यूजन है। आप मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा और मैं अपनी जो मेरा टीचिंग मेथड है उसमें मैं सुधार करूंगी और आप सबके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।